चलो तो क्या बताए थे, बोलो बोलो जी। आवेश चार्ज बता दिए थे। चलो तो क्या बताए थे, बोलो 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 जल्दी, आवाज आ रही है ना? जा रही है, आ रही है ना? चलो लाओ तो क्या बताए थे, देखें। क्या बताए थे बोलो ना। आवेश बता दिए थे। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते बता दिए थे। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.5 गुणे 10 के पावर 6.25 है ना जी। 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये नहीं बताया गया था? बिंदु आवेश बता दिया था, नहीं बताया गया था? बिंदु आवेश वैसे आवेश कहलाता है जिसमें दो पिंड पर के आवेश की विमाएं या बीच की दूरी बहुत ही नगण्य होती है। जैसे यहाँ पर एगो है ना, तो दूसरा यहीं पर। अब बताओ दोनों के बीच की दूरी कितना? पहला बिंदु हो गया ना बउआ, ये पहला बिंदु देखा, दूसरा बिंदु है जी, ले ले लिख। बताओ बीच की दूरी कितना है? नगण्य है। तो ऐसे आवेश को हम कहते हैं बिंदु आवेश। क्या कहते हैं? ऐसे आवेश को क्या कहते हैं? यही तो है। अब देखो, अब बात करते हैं, मेन चीज है ये वाला, कूलॉम के नियम। कूलॉम लॉ, कूलॉम लॉ, कूलॉम के नियम, यही ना जी? कूलॉम का नियम है कि नहीं है? अरे बोलो। देखो कूलॉम के नियम क्यों आया, पीछे जो बात करते नजर आएगा, चाहे आशीष हो चाहे कोई भी हो, आएंगे तो पहले तो मारेंगे ना इतना ना कि तुम शांत बैठेगा, फिर बोले की जरूरत ना रहेगा हमको कि बुआ शांत रह, ये सब जरूरत ना रहेगा, अपने आप शांत है ना। शांति सुनो जो बोल रहे हैं, बात है ना, ध्यान दो। जैसे बात ही है, वो तो सर्दी लगता है कि धीरे धीरे हो रहा है, हमारा मौसम चेंज हो रहा है, माने हमको सर्दी हो रहा है तो समझ जाए मौसम चेंज हो रहा है ना? सही बात है ना जी? नहीं सही बात है। सर्दी जैसी होता है ना, उस समय से मौसम चेंज हो तभी सर्दी होता है हमको। तो मौसम चेंज हो रहा है धीरे धीरे, अब जो है ना गर्मी के माहौल आएगा, है ना? तो कूलॉम का नियम, कूलॉम साहब जानती हो, इन्होंने जैसे आवेश के बारे में एक व्यक्ति बताए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, कि आवेश दो प्रकार के होता है। किस प्रकार का होता है? एक होता है धन आवेश, एक होता है, इसलिए फ्रैंकलिन आवेश का सीजीएस मात्रक भी है कि नहीं? आवेश का सीजीएस मात्रक फ्रैंकलिन भी है, ईएसयू भी है, स्टैट कूलॉम भी है, ईएमयू भी है, पता है ना? अच्छा तुम ही बताओ, कुछ नाम है बताओ मैया, कुछ नाम है? अल्फी, अल्फी बता देगी ना? ये बोले से खराब होती है, डंडा उठाया पड़ेगा फिर। तुम बता देगी ना कि एक कूलॉम बराबर कितना ईएसयू होता है? हाउ मेनी ईएसयू इन वन कूलॉम चार्ज? बताओ, उन्हें मत देखना है, बोलो मत उससे। 3.26। चलो चलो जी बता दो जी। अनीश कुमार, एक कूलॉम बराबर कितना ईएसयू? हाँ 3 गुणे 10 के पावर 9। कहाँ से 3.6 कर याद कर ली है? ये पढ़ रही है ना, घरे यही पढ़ रही है।
वो 9 बोल रहा है सही। तू कहाँ से तुम गलती करिए। 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 ESU। तू कहाँ से 8 कह रही है? अपने गलती है तो दूसरों को गलती ठहरा रही है कि वो गलती हो जाए, है ना, कि हम बात ना सुनी। बेटो ये पढ़ रही है, इतना काहे तो लोग इसे कर रहा जी, घर नहीं पढ़ा का? समझ जा, डंडा लाएंगे मारना स्टार्ट करेंगे, गुस्सा दे जाएगा तो पहले तो भर पेट मार दूंगा, समझ जाना। पढ़ा रहे हैं, याद भी होना चाहिए। लेकिन अब रुको, सुनेंगे थोड़ा देर बाद, इसको पढ़ा लेते के बाद सुनते हैं। देखो का तो नहीं याद कराना है, ट्रीटमेंट अच्छा से तो लोग करते हैं, खाली पढ़ा रहे हैं बस हो गया। देखो ध्यान दो, 1 कूलम बराबर कितना ESU होता है? कितना? 3 गुने 10 के पावर 9 ESU होता है। 3 गुने 10 के पावर, इससे क्या हो जा रहा है? एक मिनट रुको। चलो क्या हुआ? कुछ ही बोलती है, हम चल जाते हैं तो बात कर लगती है, ये माने मतलब हो गया? हम चल जाएंगे तो तू बात करेगी? चलो ध्यान देता। कैपुआ कहाँ गिर गया जी? जा, अरे बुआ आदिल बुलाओ तो कैपुआ। एक कूलम बराबर कितना ESU? एगो वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, वही बताया कि आवेश 2 प्रकार का होता है। एक होता है धन आवेश, एक होता है। कोई वस्तु धन आवेशित कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह धन आवेशित होता है, और जब इलेक्ट्रॉन लेता है तब। लेकिन बात होता है कि अगर बात करते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है, ये बिंदु के नाम A हो गया, और बिंदु पर कुछ आवेश है, मान लेते प्लस में आवेश है Q1। कितना आवेश है? Q1 आवेश है, ठीक ना। एक और बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है, इसके बीच कुछ तो दूरी होगा। इस बिंदु के नाम दे दिए B। कितना नाम दे दिए? इसका नाम दे दिए बउआ B। एक पर कुछ आवेश माइनस मान लेते हैं Q2। कितना आवेश ले लिए है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन खोया होगा, इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो इसके बीच चार्ज हो गया -Q2, इसके पास चार्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, अब बोला गया कि दोनों आवेश तो स्थित है कुछ दूरी पर, तो इसके बीच बल लगेगा। तो हम बताए थे नेचर ऑफ चार्ज, अगर प्लस हुआ माइनस हो तो इसके बीच का नेचर कैसा होगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण? आकर्षण। तो यहाँ प्लस है माइनस तक बीच आकर्षण होगा, क्या होगा? आकर्षण होगा। कुछ होगा जी? यहाँ पर बउआ मैया, यहाँ पर माइनस है Q2, आई बिंदु के नाम हो गया B। तेकरा पर प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज, तेकरा बीच में आकर्षण होगा। कुछ होगा? ई वाला एकरा खींचेगा, ई वाला एकरा खींचेगा, है ना। अगर इसको बात करेंगे तो A B वाला आवेश को खींचेगा, और इसको बात करेंगे तो B A वाला को खींचेगा, उधर में है ना। इसके रिस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन इधर होगा कि ना होगा? ठीक है। लेकिन यही बात रहता सपोज ई प्लस, तब क्या होता? ई वाला टेलता उधर, ई वाला टेलता उधर। अगर इसके रिस्पेक्ट में इसका देखेंगे तो ई वाला का डायरेक्शन हो जाता इधर, होता कि ना होता? अच्छा ये बताओ, इधर में कभी होता? नहीं होता। इधर में कहीं होता? इधर में है, जब भी होता तो ये लाइने पर होगा, तो सरल रेखा का अनुदिश उसका डायरेक्शन होता है। किधर में होता है?
इधर उधर नहीं होता है, सरल रेखा के अनुदिश डायरेक्शन होता है। आई बॉल है सदिश, तो सदिश में डायरेक्शन होगा कि ना होगा? अरे होगा, पक्का ही सदिश के डायरेक्शन होगा, ठीक ना। तो अर्थात इस डायरेक्शन में उसका पर बल लगेगा। अगर इस पर बात करेंगे तो ये टेलेगा क्या, तो ये करने में आ जाएगा, ओढ़ने में है। अगर हम कहें कि ना ये स्थिर रहते, ये वाला बात करो, ये करने जाएगा, है ना, ये एक पर करने में बल लगेगा तो इधर में जाएगा, है ना, कभी अन्य में जा सकता है। तो अर्थात सरल रेखा के अनुदिश बल कार्य करता है। किसके अनुदिश बल कार्य करता है? सरल रेखा के अनुदिश। हम बल की बात अभी तो करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। ये अदिश रूल बोलते हैं। ये कौची बोलते हैं? अदिश गुणनफल। अदिश, अदिश क्वांटिटी के रूप में इसको निकालेंगे, सदिश के रूप में नहीं। सदिश के रूप में डायरेक्शन की भी बात होता है। किसकी बात होता है? तो इसको अदिश के रूप में सिर्फ बात करेंगे, ठीक ना। किसके रूप में बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ है। इसके बाद में हम बात करेंगे सदिश के रूप में, सिर्फ अदिश का जब बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर Q1 बल, Q1 चार्ज हो इस पर Q2 चार्ज है, तो इसके बीच में एक बल लग रहा है प्रतिकर्षण का। तो बल लगेगा, ई टेलेगा ओकरा, ई टेलेगा ओकरा, तो कितना बल लगेगा? पहले बोले थे हम कि यहाँ पर बल लगेगा, लेकिन कितना, ये बात था। अगर यहाँ पर माइनस चार्ज हो तो आकर्षण का बल लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन बात आता है कितना, है ना, बात है कितना बल लगेगा, यही तो मेन बात है ना। अब जैसे मान लेते पृथ्वी पेन को खींच रहा है, देखो खींच रहा है ना, है ऐसे छोड़ रहा है, अपने आप जा रहा है, देखो, है ना, नीचे भी गिर जाए। छत न रहता तो छत के नीचे चल जाता, सही बात है ना जी। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको खींच रहा है, पृथ्वी खींच रहा है ना, है, तो उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। लेकिन बोल दे कितना बल से, तो बात जबरदस्त हो जाता है। आई रियल बात लग रहा है, गलत बात लग रहा है ना, कितना बल से। तो न्यूटन साहब बताए थे कि इसके बीच जो बल लगता है दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आता है तो कैपिटल G M1 M2 बटा R, इतना सूत्र आता है। बोले थे कि नहीं बोले थे? ये कौन बोले थे? न्यूटन बाबा, है ना। जी का मान बताया गया था कितना जी? 6.67 गुने 10 के पावर -11, ये सब याद है। 9 पॉइंट कर रहा है, सब में 9 पॉइंट है, सब में 9 पॉइंट होता है नहीं, सबके अलग अलग होता है, सबके अलग अलग। हाँ एक बताए कुछ होता है, देखना तो टेंशन मत लो। इतना 11th में बताए थे कि नहीं बताए थे? लेकिन सब खा पी के एकदम बैठ गई होगी, खत्म, अब कोचिंग कैफे में रही, है ना, बात है। एक आध को ऑब्जेक्टिव घुमा के दे देता है 12th में, पता है कि नहीं, मैथो वाला में से देता है, एक आध घुसा करके, ठीक ना, कह देगा किस विधि से निकालिए समाकलन, अब कलन 11th वाला, है ना जी। तो एक आध को देता है, ज्यादा नहीं देता है, ठीक ना। तो ध्यान इसी बात दिया था ना एगो कि प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, सब मीटर में ऑप्शन था, दिला था कि नहीं देखला था? क्वेश्चन देखा तो लोग नहीं, एगो 11 से घुसा था, ज्यादा नहीं, एगो 2 घुसाता है बस, ऐसे ही, ठीक है। क्या है कि 70 को दे रहा ऑब्जेक्टिव तो एक आध गुना डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको समर्थन करते हैं, है ना, जानना भी जरूरी है। तो ध्यान दो, अगर 2 गो आवेश है तो इसके बीच बल लगेगा, तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का। अगर प्लस प्लस रहता था और माइनस माइनस रहता था, एक प्लस एक माइनस, तो कौन सा बल? सपोज एक माइनस एक प्लस, तो क्या होगा? बल तो आकर्षण लग रहा है। लेकिन बात आ रहा कितना, ये कितना वाली बात जो है ना, इसको निकालना है, तो उसी को लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आई फॉर्मूला डिराइव करने के लिए नियम दिए थे कुलॉम साहब। कौन दिए थे? आई फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक C.A. कुलॉम, C.A. कुलॉम, ठीक ना, C.A. तो हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक। फ्रांस के लोग को फ्रांसीसी कहते हैं, इंडियन के लोग को इंडियन कहते हैं, जापान के लोग को जैपनीज, जापानी मत कह देना, है ना जी, अलग होता है ना, ये सब ध्यान रखना। तो कहने का मतलब क्या है, उसी प्रकार फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.A. कुलॉम ने 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में नियम दिए थे, ठीक ना। क्या नियम दिए थे कि अगर 2 बल
दो आवेश कुछ दूरी पर स्थित है, तो बिंदु ए पर है, बिंदु बी पर है और अपना स्थान नहीं बदलता है, तब उसके बीच लगने वाला पहला नियम, उसके बीच लगने वाला बल, ठीक ना, पहला नियम में उसके बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेश के परिमाण, एक का परिमाण Q1 एक का समानुपाती, चिन्ह तो जान ही रहा है, Q1 I इंटू को जी पहला नियम यही बताए थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कुलॉम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में एक नियम दिया जिसे कुलॉम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल बोलेंगे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कुलॉम ने दो आवेशों के बीच लगने वाला कोची के बारे में जी बल, इसके बीच में कोची लगेगा बल ना, बल के बारे में नियम दिए, कोची दिए जिसे कुलॉम का नियम, लेकिन ये मेन नहीं है, मेन नियम है ना बात है। तो पहला नियम क्या, तो पहला नियम दो आवेशों के बीच, दोनों Q1 Q2 कोची है आवेश है, दो Q1 और Q2 कोची है जी आवेश, तो दोनों आवेश के गुणनफल, पूछिए गुणनफल ना है, गुणनफल के क्या होता है समानुपाती, अर्थात दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती होता है, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के, सिंपल फिर सुनो, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत है? यही नियम दिए थे, लेकिन परिमाण की बात कर रहा है। देखो परिमाण माने Q1, लेकिन एक में लगल है प्लस, तो प्लस माइनस मत लीजिए, सिर्फ परिमाण। प्लस माइनस क्या बता रहा है? प्लस माइनस बता रहा है नेचर, इसके बीच क्या नेचर है, तो कैसा आकर्षण के कि प्रतिकर्षण का, ये बता रहा है। तो प्लस माइनस नहीं लीजिए, ये कह रहा है, ठीक ना, सिर्फ परिमाण लीजिए। कुछ लीजिए तो दोनों के परिमाण के गुणनफल कुछ होगा, तो एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस लेना है नहीं लेना है, सिर्फ उसका परिमाण लेना है। तो पहला नियम क्या बोला गया है? दोनों आवेश के गुणनफल के क्या होता है, अर्थात दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल, ठीक ना, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यही नियम पहला है। दूसरा नियम बोला गया, इसको पहला मान सकते हो, ठीक है। दूसरा नियम बोला गया कि देखो ये तो आवेश पर डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ कोची पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जो जो पर डिपेंड करता है उसी के बीच रिलेशन होता है। जैसे हम ये पहले दिमाग लगाए थे कि कैसे नियम दिया जाए, ये पहले सोच रहे थे नियम कैसे दिया जाए। तो नियम देने के लिए सोचा गया कि कौची पर डिपेंड कर रहा है, तो एगो तो आवेश पर, अगर आवेश न रहती तो बल लगता ही, एगो आवेश रहे एगो न, तो केकरा बल लगाएगा, ये केकरा बल लगाएगा जी, कोई पर लगाएगा, ठीक है, एकरा पर कोई पर रहना चाहिए, तो दोनों पर आवेश होना चाहिए। साथ ही साथ इसके बीच के दूरी पर भी डिपेंड करता है। कौची पर डिपेंड करता है? बीच के दूरी पर। अगर दूर ज्यादा कर दीजिएगा तो बल ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगेगा। और दूरी कम है ना, और दूर जाके लड़ाई करेगी तो काटना होगा, है ना, झोटा झोटी होगा। और नदी का के लड़ाई करना, तोर झोटा में लटकर रहेगी और वो झोटा में तू लटकर रहेगी, लड़ाई होगा कि नहीं होगा? वही बात है, दूर रहेगा तो बल कम, है ना, बात है, बोली ना होगा जी, क्या हुआ फरिया लेंगे। और नदी का होता तू एक मुट्ठी बाल कबार लेगी और तू फिर वो कबार ले एक मुट्ठी बाल, जबरदस्त हो गया लड़ाई, नहीं एक एक मुट्ठी हो गया। अरे लड़की लोग लड़ाई करते तो अच्छा लगता है देखे में। नहीं जी, वो देखे तो वीडियो में दम छोटा छोटी मार के फैटा फैटी दम झोड़वा धर के पटक दिया है, ठीक है, समझो गजब, ठीक है, गजब स्थिर रहता है। तो क्या है ना कि दो आवेश है, दो गो आवेश है, ठीक ना, तो आवेश पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? तो पहला नियम देखिए, अच्छा एक में ज्यादा आवेश देगा तो ज्यादा बल लगाएगा, बढ़िया आदमी रहेगा तो बढ़िया ना बल लगाएगा जी, कम आवेश तो कम, अब ज्यादा आवेश तो ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो जितने बढ़ेगा बढ़ेगा तो गुणांक के रूप में होगा, अब बढ़ेगा घटेगा तो व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आवेश बढ़ेगा तो बल ज्यादा होगा, एक में ये बढ़ा दो ज्यादा तो बल ज्यादा लगाएगा, चाहे एक बढ़ा दो बल ज्यादा लगेगा, दोनों के आवेश बढ़ा दो तो बल ज्यादा लगेगा, है कि ना, दोनों घटा दो तो बल घट जाएगा। तो कहने का मतलब चाहे दोनों में से एक घटाओ तो बल घटेगा, अगर बढ़े बढ़े घटे घटे तो समानुपाती व्यक्त होता है।
क्या होता है व्यक्त, लेकिन एगो बढ़ रहा है घट रहा है तो व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा उसको बोलते व्युत्क्रमानुपाती। ठीक ना, हम बढ़ रहे हैं और घट रहा है तो व्युत्क्रमानुपाती कहा जाएगा। तो वही देखे का पर डिपेंड कर रहा है। तो पहला बात देखे कि आवेश पर, तो आवेश पर एगो नियम दे दिए कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के कहता है। दूसरा देखे कि नहीं दूरी पर भी डिपेंड करता है। कौन पर डिपेंड करता है, तो इसके बीच के दूरी आर पर। तो दूरी में देखो अगर आवेश नजदीक रहेगा तो पूरा जबरदस्त रहेगा प्रतिकर्षण चाहे कर्षण, नहीं अगर दूर रहेगा तो धीरे धीरे रहेगा, और दूर रहेगा तो और धीरे, और दूर रहेगा तो लगा ही न करेगा। है कि नहीं बात है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। दूर रहने पर कम लगता है बल और नजदीक होने पर बल ज्यादा लगता है। तो उसके दूरी पर भी डिपेंड करता है। बोले तो दूरी पर देखे कि बढ़ रहा है घट रहा है तो उल्टा होगा। तो बोले ना दूसरा नियम है कि दोनों आवेश स्थिर हो, तो ये नहीं कि वो चल रहा है उधर चल गया, ऐसा नहीं, स्थिर होना चाहिए तब ना पता चलेगा स्पष्ट बल है ना। दोनों आवेश स्थिर हो तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के कुछ होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को दूसरा नियम कहा गया। अब सोचो और पर कुछ पर डिपेंड कर रहा है। सोचो एगो तो आवेश पर डिपेंड किया, एगो तो दूरी पर डिपेंड किया, और कुछ पर डिपेंड करता है। तुम ध्यान दो, एक और चीज पर डिपेंड करता है, ठीक ना। एक और चीज पर, इसके बीच का मीडियम वायु हो या निर्वात हो तो भी बात होता है। अगर मान लेते हैं दो गो आवेश यहां पर है तो जो बल लगेगा एक्चुअल में यही बात होगा। लेकिन अगर इसके बीच में ठीक ना पानी हम रख देते हैं तो बल का मान अलग हो जाएगा। अब जाके पानी में तुम हवा में दौड़ रहा है तो कुछ होगा, अब पानी में दौड़ो घटेगा कि ना घटेगा, है ना। तुम्हें लड़ाई कर रहा है हवा में, खूब फटाफट एक फैट मारेगा तो जबरदस्त चोट लगेगा। अब पानी के अंदर हो, अब मारो एक फैट, उतना चोट नहीं लगेगा क्योंकि पनिया तो और लेगा ना, अरे कि ना रहेगा, है ना बात है। तो पानी अगर पूरा पानी में दम पानी पानी कर दो इसको, है कि नहीं बात है, तो पूरा पानी में रहे तो क्या उतना ही बल लगेगा। तो इस बोलते हैं इसको परावैद्युत माध्यम, इसको स्पेशल पढ़ाएंगे परावैद्युत माध्यम को, ठीक ना। तो हम सिर्फ और सिर्फ हवा माध्यम की बात कर रहे हैं या निर्वात, हवा रहे चाहे कुछ न रहे तो कितना बल है। इसके बीच में हवा रहे या निर्वात हो, हवा हो या तब कंडीशन है बहुआ। लेकिन यही पानी बीच में भर रहेगा, चाहे बीच में अभ्रक रख दे, ठीक ना, लकड़ी के गुटका रख दे, चाहे कुछ रख दे अलग अलग, तब उस स्थिति में बल का मान घट जाएगा, है कि नहीं। अब मान लेते दीवार यहाँ एगो हम है, एगो पार्टी है, तो तुम ही लोग हो, शीशा की क्लास है, लड़ाई कर देगा, नहीं हो पाएगा। एक दीवार ना खड़ा हो गया, उतना बल नहीं लगाएगी, मारेगी ओकरा तो लगेगा दीवार पर, तुरंत चोट लगेगा नहीं। तो कहने का मतलब बल का मान घट जाएगा, कहा जाएगा बल का मान घट जाएगा उस कंडीशन में, ठीक ना। तो डिपेंड करता है इस पर भी, माध्यम पर भी। किस पर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है आवेश पर, एक दूरी पर, एगो माध्यम पर। तो कौन सा माध्यम की हम बात कर रहे हैं, हवा या माने कुछ न रहे, चाहे रहे तब खाली हवा और इसके अलावा कुछ नहीं, दुइयों को नहीं करे, बस उस कंडीशन की बात है। अगर पानी होगा तो कुछ और हो जाएगा, है ना, तेल होगा तो कुछ और हो जाएगा, अभ्रक होगा माइका जिसको कहते हैं होगा तो अलग हो जाएगा। तो उसके लिए अलग अलग हम बात करेंगे, ठीक ना। तभी हम हवा के लिए बात कर रहे हैं। तो पहला दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों को हल करेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब समानुपाती का चिन्ह होगा तो LHS बराबर होगा, और जब LHS बराबर होगा तो उसके बदल में A को लिखा जाता है। अगर यही बराबर हो जाता तो IFF खत्म हो जाता, तो इतना बराबर इतना लिखते ना। लेकिन यहाँ समानुपाती है तो इसके बदल में सब के LHS जितना बराबर है उसके बदल में A को, तब मैया बहु ऐसा समझो। ऐसा समानुपाती जितना RHS में उस सब गुना में आ जाएगा, कुछ में आ जाएगा, तो ये वाला गुना में रख दो। तो Q1 Q2 गुने 1/R, कोई दिक्कत वाली बात है। तब F है समानुपात इतना गुने इतना, तो Q1 का हो जाएगा Q2 और बटा में क्या हो जाएगा। तो देखो जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट, सबके लिए कांस्टेंट समान नहीं होता है,
जैसे कांस्टेंट देखो, जैसे मान लेते हैं ना हम हो गए, ये हम है खुद, है ना, आई हमारे पापा जी हथुन, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरा एज हो गया, मान लेते हैं 25 वर्ष, सपोज कर लो, गलत बोली थी अरे कितना बोल दे, 35 तो ना है, गलत बोल रहा हूँ, इतना गलत बोलेंगे, चलो 55 साल अरे चलो हम 40 मान लेते हैं हम, और खुश ना, मैंने हम ज्यादा हो गया तो खुश हो गया देख रहा बुढ़ावे के फिर वही है हो रहा अब पापा के मान लेते हैं 60 वर्ष हो गया, ठीक है। अब बीच का अंतर हम देखते हैं दोनों का, बीच का अंतर कितना हो गया, 20 साल। अब हमार एज जानता है, 5 साल के बोल देंगे कि बताओ 5 साल के बाद तुम्हारा एज कितना होगा, तो हम बोले कि 45 साल होगा, कितना हो जाएगा, 45 साल। अब बताओ 5 साल के बाद पिताजी कहते हैं कि बउआ अभी हम ना बढ़बुआ, तू बढ़ अभी, ऐसा बात है, ऐसा तो बात नहीं है, कहे कि ना अब घटेंगे हम उनका एज घट जाएगा, उनका एज बढ़ेगा, तो बताओ कितना होगा, 65। अंतर देखो दोनों का बीच का 20 रहेगा, है कि नहीं। अगर कह दे कि 10 साल बाद बताओ, तो हम हो जाएगा कितना, 50, अब पापा जी हो जाएंगे 70, है कि नहीं। अब दोनों के बीच का अंतर देखो 20 होगा, कितनों कुछ हो जाए, अंतर हमेशा 20 रहेगा। इट इज ए कांस्टेंट पार्ट, है ना, यही कांस्टेंट पार्ट कहलाता है, यही। तो सब के लिए अलग हमर पापा के बीच का रिलेशन। और कह दें कि प्रिया, प्रिया तुम्हारा एज कितना, अब बताओ प्रिया 5 साल और एज घटा के बोलेगी सब कितना, तो बताओ, अच्छा 16 साल, प्रिया के है एज 16 साल, और इसके पापा का एज 75 साल का है। अपन बारिया करा तो कम बताएगी, ये सब लड़की के लक्षण है, अपन में कम बताएगी, दूसरा में ज्यादा है, हमरों में ज्यादा बताई दर्जी, देखा ना पापा के नाम बोलो एज, चलो 40 साल मान लेते हैं, ठीक ना, 40 साल, ठीक है। अब दोनों के बीच के अंतर बताओ कितना होगा, आए कितना, 24 साल। अगर हम 4 साल के बाद देखें, 4 साल के बाद इसका 20 एज हो जाएगा, अब पापा के एज होगा, अंतर देखो 24 रहेगा। तो क्या हमारे और पापा के बीच का अंतर जितना था और इसके पापा के बीच का अंतर उतना था, सेम है? नहीं, यही है सबका कांस्टेंट पार्ट। यही जो होता है ना, समानुपाती जब हटता है तो वो कांस्टेंट आता है, ठीक ना, वह मानाता है जो रिलेशन को समान के रूप में कन्वर्ट करता है, माने बराबर के, इक्वल के रूप में, फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब यही मान लेते हैं प्रिया में 24 जोड़ देवी के, तो बताओ इतना होते कि ना होते, पापा के बराबर हो जाएगा ना, तो वहां पर समानुपाती खत्म, है ना, वहां आ जाएगा इक्वल फॉर्म। क्या जाएगा, इक्वल का फॉर्म आ जाएगा। अभी समानुपाती हथिन, है ना, ये पापा पर डिपेंड है, अब पापा इस पर डिपेंड है ना बाजी कि नहीं। पापा के फिर बुढ़ारी में सेवा नहीं करेगी, भाग जाएंगे, हम कुछ सेवा करूँगा, है ना। तो वही कहने का मतलब है, दोनों को डिपेंडेंट है ना बात है। तुम भी सेवा करोगी, तुमको भी सेवा कर रहे हैं, तो तुमको पापा के तुम्हारा भी फर्ज बनता है बाद में सेवा करने के लिए। तो दोनों आपस में कुछ डिपेंडेंट है, अभी समानुपाती है लेकिन बराबर है, अरे बराबर है। अब हम कहे कि ना मैया बराबर करो, तो तुम अपना वो कांस्टेंट पार्ट को जोड़े पड़ेगा, है ना, जो हमेशा बराबर चल रहा है उतना जोड़ेगा तब बराबर होगा। तो सब के लिए अलग अलग था। तो न्यूटन जो बताए थे गुरुत्वाकर्षण, ओकरा में जी आया था ना, ओकरा में जी का मान 6.67 था। क्या एकरा में जी आएगा? सब के लिए सेम होगा? सबके पापा के एज का सब समान है ना जी, गड़बड़ है। तो वही कहने का मतलब सब राशि के अलग अलग कांस्टेंट पार्ट होता है। कुछ होता है तो जब समानुपाती का चिन्ह हटा ही मैया तब बराबर आता है। कुछ आता है, इधर तुम लोग के न दिखता है, इधर लिख देते हैं हम। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर आयोग के कांस्टेंट आता है, Q1 Q2 बटा कोचे जी। यही के जो होता है ना, इसी के को कहते, इतना भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई जो के है नियतांक है, क्योंकि इतना बराबर लगेगा, इतना में गुना करेंगे तब तो बराबर आएगा, तो इसको नियतांक कहते हैं। कुछ कहते हैं
इस नियतांक का एक स्पेशल नाम है, इसका नाम रखा गया कूलॉम के नियम से। तो लिख सकते हैं जहां के एक नियतांक है ना, के इज अ कांस्टेंट, है ना, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट, कूलॉम कांस्टेंट, एक कूलॉम नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कूलॉम नियतांक कहते, कौची कहते हैं? कूलॉम नियतांक कहते हैं। कौची कहते हैं जी? अरे कौची, इसका मान तो कुछ होगा। कैसे? हमारे पापा पे इसके रिलेशन था मान एक, है ना जी, तो हम लोग निकाले थे प्रयोग से। क्या हमको पता था? तोरा पता हम किए कि तोर मैया कितना आज हो, पापा के कितना हो, तो हम निकाले। तो इस प्रयोग से निकाला जाता है ना बात है। तो उसी प्रकार इसको निकाल दिया जाता है और इसको याद कर लेना है, ठीक ना। तो याद रखना है इसका। तो के का मान, इसको याद रखना हमेशा। के एक नियतांक है जिसे कूलॉम नियतांक कहते हैं, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। कुछ कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, या 9 × 10 के पावर 9, फिर 9 × 10 के पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। कुछ होता है। तो तुम के का मान इतना रखो या इतना रखो, कोई दिक्कत है? तो इतना कैसे आ गई मैया, इतना मान कैसे आ गई? तो इतना मान जानते कैसे आ गया? यहाँ 1/4 का पाई का मान रखो, एप्सिलॉन मान के रखो, ठीक ना। एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 × 10 के 12 फैराड प्रति मीटर, ठीक ना। इतना रखेंगे, हॉल करेंगे ना तो पता 8.987 ऐसी समथिंग आएगा, ठीक ना। तो 8.9 को 9 लिख सकते हैं कि नहीं, और 10 के पावर 9 भी आएगा, है ना। तो उतना भी रख सकता है। तो हम यहाँ पर रख दे का, इसलिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में कुछ जी बोलो, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो इतना मेन फॉर्मूला हो गया। कुछ हो गया, इतना मेन फॉर्मूला हो गया। तो कोई पूछ देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट तो लिखेंगे जहां एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे भी लिख सकती हो, सी लिख ऐसे कर देना है, सी लिख करके ऐसे काट देना, पेटे फाड़ देना है कर, है ना। तो हो गया एप्सिलॉन का क्या पढ़ना है? एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन और जीरो को पढ़ते हैं नॉट। एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश के, मुक्त आकाश या निर्वात निर्वात की विद्युतशीलता या चुंबक या प्रवैधुता, कौची है जे? चुंबकशीलता या प्रवैधुता। इसका मान पूछ दे कि इसका मान, याद रखना इसका मान 8.854 × 10 के पावर -12, ठीक ना, -12 होता है कौची? कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम फैराड प्रति मीटर भी कह सकते हैं। कौची कह सकते हैं? कोई दिक्कत है? फैराड प्रति मीटर भी हम लोग कह सकते हैं। कोई डाउट तो बोलो, एनी डाउट है, एनी दिक्कत है? चलो तो इसको उतार लो, आपके लिए फायदा करेगा। जल्दी उतार लो, हल्ला नहीं करना। अरे